So hello, welcome once again all of you in Made with VJ. So total I have already 4 lectures covered in pharma. So मैंने फार्माकोलॉजी सीरीज़ में टोटल 4 लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोगों को कवर करा दिए अच्छे तरीके से. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स को जो मैंने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखा है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो प्लीज़ पहले आप जाके उसे ज़रूर देखें. उसके बाद जो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 चालू होने जा रहा है फिर उसके बाद आप इस लेक्चर्स पे आएँ. सो होप सो आप लोगों ने टोटल जो लेक्चर्स अभी तक जो 1 से 4 तक आपने देखा होगा आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा. और अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें. सो बिना देर किए हुए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी सीरीज़ का. और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ कॉल्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. घबराना नहीं है. मैं हो सकता है इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल लेके जाऊं, थोड़ा सा चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव की डायरेक्शन की तरफ लेके जाऊं. सो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और आप लोग बिलीव बनाए रखें कि जो आपको लेक्चर्स में दे रहा हूं वो डैम श्योर बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है. मैंने बहुत सारे बुक्स से स्टडी करके बहुत सारे बुक्स में अलग अलग फिगर्स को नोट डाउन करके मैंने सबको एक जगह कंपाइल करके आप लोगों के लिए ही लेके आया है. सो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को दैट इज़ कॉल्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बात करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पहले फार्मा का आप बेसिक नॉलेज ज़रूर लें. फार्मा का बेसिक नॉलेज लेने के लिए मैंने 1 से 4 लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं और मैंने सारे के सारे को प्लेलिस्ट में मैंने पुटअप भी कर दिए हैं. सो प्लीज़ आप जाएं उसे ज़रूर देखें, अपना प्यार दें, आप सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे फॉरवर्ड करें और लेक्चर इसी तरीके से चलते रहेगी. हमारे तरफ से पूरी एफर्ट आप लोगों के लिए लगती रहेगी. सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. फर्स्ट इज़ द टॉपिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग समझते हैं. तो याद रखना है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये कह सकते हो कि ड्रग एडमिनिस्टर हमारे बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए 2 रूट लेके चलेंगे. एक हमारा होगा सिस्टेमिक रूट, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और दूसरा हमारा होगा लोकल रूट. ठीक है. इट मीन्स वी कैन से कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूं तो 2 रूट हैं आपके जनरली. एक हो जाएगा हमारा सिस्टेमिक रूट और दूसरा हो जाएगा हमारा लोकल रूट. क्या डिफरेंस होते हैं सिस्टेमिक रूट और लोकल रूट के बीच अभी हम लोग देखेंगे. बस अभी आपको इतना समझना है कि रूट ड्रग को अगर किसी भी पेशेंट पे इंजेक्ट करना है तो 2 रूट होंगे मेनली. एक होंगे सिस्टेमिक रूट और दूसरा होगा लोकल रूट. सिस्टेमिक रूट के भी फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशन होंगे और लोकल रूट के भी फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशन होंगे. हम 1 बाय 1 सारे क्लासिफिकेशन को हम लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ फिगर हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज सिस्टेमिक रूट, सिस्टेमिक रूट का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, तो समझिएगा कि इन द सिस्टेमिक रूट द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. मतलब कि सिस्टेमिक रूट में बेसिकली कोई भी आप रूट अगर सेलेक्ट करोगे तो ड्रग पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. दैट कम्स अंडर द सिस्टेमिक रूट. लोकल रूट में क्या होता है कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ड्रग देते हैं और वो लोकल जगह पे ही उसी जगह पे ही वो मेडिसिन काम करता है. लेट एग्जाम्पल कि अगर मेरे हाथ में पेन है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई पेन किलर क्रीम लूँगा या फिर जेल लूँगा, उसको मैं अप्लाई करूँगा एट दैट पर्टिकुलर पेन एरियाज. तो क्या होगा, जहाँ पे वो दर्द था मैंने उसी जगह पे, उस लोकल जगह पे मैंने उस पार्टिकुलर जगह पे जेल को, क्रीम को कह सकते हो, मैंने पेन किलर को अप्लाई किया और वो थोड़ी देर में ठीक हो गया. तो क्या ये ड्रग जो है क्या पूरी बॉडी पे इफेक्ट किया आपका? क्या ये ड्रग पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया? नहीं ना.
तो लोकल रूट का मतलब क्या है कि एट स्पेसिफिक साइट पे वो काम करता है जहाँ पे आपने अप्लाई किया। लेकिन सिस्टेमिक रूट में क्या होता है कि वो ड्रग पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आपको फीवर है तो फीवर के लिए हम पैरासीटामोल जैसे ही खाते हैं तो पैरासीटामोल हमारे माउथ से होते हुए इसोफेगस से होते हुए जैसे ही स्टमक में जाता है और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में हमारा एब्जॉर्ब होते जाएगा। तो उस तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा बॉडी में वो पैरासीटामोल मेडिसिन का कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में। दैट इज कॉल्ड अ सिस्टेमिक रूट। या अगर कोई किसी को ड्रग आप दे रहे हो इंट्रावेनस, तो जब इंट्रावेनस डाल रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ब्लड के सहारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टेमिक रूट, जब ड्रग पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो फिर से डिफिनेशन आप देख लें, इन द सिस्टेमिक रूट द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। इसके सिस्टेमिक रूट के अंदर फर्दर सब क्लासेस होते हैं, जैसे कि पहला है इंटेरल रूट। इंटेरल रूट कहने का मतलब है कि कोई भी मेडिकेशन को हम खा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ, ओके, या फिर इंटेरल रूट के अंदर में ही आता है रेक्टल रूट, ठीक है। इंटेरल रूट का मतलब ही समझ लो माउथ से लेके एनस तक अगर कोई मेडिसिन एडमिनिस्ट्रल किया जा रहा है या तो वो माउथ के रास्ते से या तो एनस के रास्ते से, वैसे को हम बोलते हैं इंटेरल रूट। माउथ रूट में भी बहुत सारे फर्दर अलग अलग रूट हो जाएंगे, जैसे या तो सिंपल टंग के नीचे सबलिंगुअल हो जाएगा, या तो हमारे बकल कैविटी के साइड में, बकल कैविटी के साइड में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि सिस्टेमिक रूट के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आते हैं। पहला इंटेरल रूट और दूसरा है पेरेंटेरल रूट। इंटेरल रूट में मैंने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आएंगे, पेरेंटेरल रूट में आएंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को छोड़ा के बाद बाकी जो रूट है दैट इज कॉल्ड अ पेरेंटल रूट। जैसे कि अगर आप इंट्रावेनस ले रहे हो तो पेरेंटल हो गया क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नहीं गया ना वो। दूसरा इंट्रामस्कुलर, तीसरा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, चौथा इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ये सारे जो हैं मेडिकेशन हम सिस्टेमिक रूट में ही दे रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, लेकिन वो हमारा ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए नहीं जा रहा है। तो जो ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ट्रैवल करे दैट इज कॉल्ड अ इंटेरल रूट, और जो ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के छोड़ के अलावा रूट में जाए दैट इज कॉल्ड अ पेरेंटेरल रूट। तो इसका मतलब कह सकते हो कि सिस्टेमिक रूट के भी फर्दर दो टाइप हैं। एक हो जाएंगे आपके, एक मिनट, एक हो जाएंगे आपके इंटेरल रूट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएंगे और उसके बाद पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, और दूसरा है हमारा पेरेंटेरल रूट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी दूसरा रास्ता को ट्रैवल करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, चाहे इंटेरल रूट से जाए चाहे पेरेंटेरल रूट से जाए। बात यही है कि पूरे के पूरे बॉडी में ड्रग वो सर्कुलेट होगा, और जब पूरे के पूरे बॉडी में ड्रग सर्कुलेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिस्टेमिक रूट के अंदर ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो सिस्टेमिक रूट में ड्रग जाने के लिए मतलब थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वो ड्रग को या तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हेल्प से जाएगा या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलावा पाथवे दैट इज कॉल्ड पेरेंटेरल रूट आएगा। तो इंटेरल रूट में आप देख सकते हो क्या लिखा है, एनीथिंग दैट इज रिलीज्ड टू जीआईटी इज इंटेरल। जैसे कि ओरल हो गया, रेक्टल हो गया, सबलिंगुअल हो गया एंड ट्रांसबकल हो गया। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, ट्रांसबकल का मतलब हो कि साइड में, बकल कैविटी के साइड में। तो ये सब आप देख सकते हो कहीं ना कहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तो जा रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहां से चालू होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। हमेशा याद रखना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारा माउथ से लेके एनस तक होता है दैट इज कॉल्ड अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। पेरेंटेरल रूट में क्या बोल रहा है कि बियॉन्ड इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में ड्रग वो ना जाके उसके अलावा
देर आर टू टाइप्स, एक तो हो जाएगा इंजेक्शन जिसमें IV हो जाएगा, IM हो जाएगा, सबक्यूटेनियस हो जाएगा, इंट्राडर्मल हो जाएगा एंड इंट्राऑसियस हो जाएगा। ठीक है, इंट्राऑसियस मतलब कि दो हड्डियों के बीच में इंजेक्शन देना। दूसरा नॉन इंजेक्शन हो जाएगा जैसे कि ट्रांसडर्मल एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है वो ड्रग को स्मेल करके। ट्रांसडर्मल का मतलब होगा कि स्किन पे, स्किन का डर्मिस लेयर है ना उसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से रूट ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया। एक तो सिस्टेमिक रूट है और दूसरा लोकल रूट है। सिस्टेमिक रूट का मतलब है कि वो ड्रग हमारे पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और लोकल रूट में क्या है कि वो ड्रग हमारे पार्टिकुलर बॉडी पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो सिस्टेमिक में भी फर्दर इंटेरल होंगे और पेरेंटेरल होंगे। इंटेरल रूट का मतलब है कि वो ड्रग हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से होते हुए जाएंगे और देन आफ्टर वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। पेरेंटेरल में क्या है कि एक्सेप्ट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कोई अदर रास्ता जैसे कि इंजेक्शन, इंजेक्शन में भी इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ये सारे पाथ आते हैं। तो वन बाय वन सारे डिटेल में हम लोग देखते जाएंगे। इसके लिए कोई घबराने की, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लोकल रूट। क्या कह रहा है? द ड्रग एक्ट्स लोकली ऑन द प्लेस वेयर इट इज गिवन। जहां पे दिया जा रहा है ड्रग वहीं पार्टिकुलर जगह पे वो काम करेगा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्लासेस, एक तो टॉपिकल होता है, दूसरा डीपर टिश्यू होते हैं। टॉपिकल में आई, ईयर एंड नेजल ड्रॉप। देखते हो ना, आई का भी ड्रॉप आता है, नेजल का भी ड्रॉप आता है और ईयर का भी ड्रॉप आता है। वो सब के सब टॉपिकल में आएंगे। तो अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन। तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन और कह सकते हो कि स्किन पे ये अप्लाइड होते हैं टॉपिकल वाले। ठीक है, डीपर टिश्यू में हो जाएगा इंट्राथिकल। इंट्राथिकल क्या होगा, इंट्रा आर्टिकुलर क्या होगा और इंट्रा आर्टेरियल क्या होगा। तो पहले इंट्राथिकल समझते हैं। इंट्राथिकल का मतलब होता है कि डैट गिवन इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि आप देखना इंजेक्शंस में ड्रग को लोड करके स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है, मतलब दो वर्टेब्री बोन है, वर्टेब्री बोन के बीच में इन द स्पाइनल कॉर्ड ये ड्रग को दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड द इंट्राथिकल। ठीक है, ये भी लोकल रूट है। मतलब जब हम वो स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में दे रहे होंगे तो उस रीजन को, जैसे आप देखना कि किसी पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना होता है तो एक तो जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें हम उसको स्मेल करा देते हैं, जिसके कारण से पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है, एनेस्थीसिया में चली जाती है ना। एक एनेस्थीसिया होता है कि हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए पार्टिकुलर ऑर्गन को हम सुन कर देते हैं, एनेस्थीसिया कर देते हैं। जैसे कि अगर लेट सपोज किसी को अगर किडनी का ऑपरेशन होना है, स्टोन निकालना है, तो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्री L2 से L3 में हम क्या करते हैं, इंजेक्शंस देंगे। तो आप देखना कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाता है, वो सुन पड़ जाता है, एनेस्थीसियाइज्ड हो जाते हैं, वो नीचे वाले पोर्शन शून हो जाते, पूरे के पूरे बॉडी सुन नहीं होते। इसका मतलब है कि लोकल जगह पे वो काम किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि डीपर टिश्यू में इंट्राथिकल मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में, इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब है कि आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट के बीच में। ठीक है, जैसे किसी किसी को जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है कोई एक पार्टिकुलर जगह पे, लेट सपोज घुटने में किसी को ज़्यादा पेन है, तो जॉइंट में जो हमारा जो पेटेला बोन है, पेटेला बोन के भी बगल में थोड़ा सा स्पेस होता है। जब आप उस एनाटमी को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो क्या करते हैं कि वहाँ पे इंजेक्शंस, पेन किलर को हम लोड करते हैं इंजेक्शंस में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पेन किलर को उस पार्टिकुलर पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर दो बोन की जो जॉइंट है उसमें देते हैं ताकि जॉइंट पेन कम जाए, जैसे कि इन केस ऑफ आर्थराइटिस। तीसरा है इंट्रा आर्टेरियल। आर्टेरियल का मतलब है कि आर्टरी में हम इंजेक्शंस देते हैं। जनरली इंजेक्शन तो हम इंट्रावेनस देते हैं ना, वेन्स में, लेकिन कई मेडिकेशंस को इंट्रा आर्टेरियल भी दिया जाता है। तो ये सब आपके लोकल रूट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है कि मेनी टाइम्स सम ऑफ द रूट्स ओवरलैप। फॉर एग्जांपल नेजल रूट कैन बी अ लोकल रूट डिपेंडिंग ऑन द ड्रग। सिंपल सी बात है कि कुछ ड्रग जो है ना ओवरलैप कर जाते हैं कभी कभी लोकल रूट से और सिस्टेमिक रूट से। तो आपको उतना नहीं ध्यान देना, बस बेसिकली आपको इतना फोकस करना है कि लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट में क्या डिफरेंस है, वो तो मैंने क्लियर कर दिया। सपोज अ पेशेंट यूजेज अ नेजल ड्रॉप फॉर अ रनिंग नोज, द ड्रॉप विल एक्ट लोकली एंड
constrict the nasal constrict the blood vessels. It act as systemic when decompressing nasal spray is used. देखो दो चीज़ें यहाँ पे हो गई. एक तो हो गया कि किसी पेशेंट को नेज़ल ड्रॉप दिया गया रनिंग नोज़ के लिए. नेज़ल ड्रॉप कहने का मतलब है कि उसकी नाक बह रही हो, ठीक है. नाक बहने का मतलब कि सपोज सर्दी जुकाम हुआ है उसे, तो हमने क्या किया, नेज़ल ड्रॉप दिया हम लोगों ने. तो सपोज अ पेशेंट यूजेज अ नेज़ल ड्रॉप फॉर अ रनिंग नोज, द ड्रॉप विल एक्ट लोकली. तो क्या करेगा, वो ड्रॉप लोकल एरिया पे एक्ट करेगा और वहाँ के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा. जो ड्रॉप डाला है मैंने नोज में, तो नोज में जैसे ही मैंने नेज़ल ड्रॉप को डाला तो नियर बाय ब्लड वेसल्स को वो ड्रॉप क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके कारण से जो रनिंग डिस्चार्ज हो रहे थे नोज से वो थोड़ा कम हो जाएंगे. इट एक्ट एज सिस्टेमिक व्हेन डिकम्प्रेसिंग नेजल स्प्रे इज यूज. लेकिन एक आते हैं हमारे नेजल स्प्रे जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन. तो वो क्या करते हैं कि जब हम उस नेजल स्प्रे को नोज़ में छिड़कते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लड में चले जाते हैं. जो नोज़ के बगल में जो ब्लड वेसल्स सप्लाई हैं उस ब्लड वेसल्स में ये नेज़ल स्प्रे चले जाते हैं और ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरी की पूरी बॉडी में वो ट्रैवल कर जाते हैं. तो आप देख सकते हो कि यही नेज़ल ड्रॉप लोकल काम किया और नेज़ल स्प्रे सिस्टेमिक काम कर दिया. तो समझ में आ रहा है. तो कुछ ड्रग ओवरलैप भी कर सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे मैंने एक चार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए बना दिया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख सके और आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सके इस नोट्स का. देखिए इसमें क्या लिखा है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दो भाग में बांट दिया, सिस्टेमिक रूट एंड लोकल रूट. सिस्टेमिक रूट की बात करते हैं तो उसमें दो रूट है, एक है इंटेरल रूट और दूसरा है पेरेंटेरल रूट. इंटेरल रूट मैंने बता दिया जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पार होते हुए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल रूट आएगा, सबलिंगुअल रूट आएगा, रेक्टल आएगा और ट्रांसबकल रूट आएगा. वो इंटेरल रूट के अंदर में सब आएंगे. लेकिन पेरेंटल रूट की अगर बात करते हैं तो उसका फर्दर 3 टाइप से क्लासिफिकेशन है. एक तो इंजेक्शन हो जाएगा, दूसरा इन्हेलेशन वाला हो जाएगा और तीसरा ट्रांसडर्मल हो जाएगा. सबसे पहले मैं इंजेक्शंस की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टेरियल तो आप लोकल में भी पढ़ सकते हो. आगे इंजेक्शंस को और पढ़ रहे हैं हम लोग. और क्या है इंजेक्शन में, एक मिनट. इंट्राथिकल जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दिया जा रहा था. तो सर स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो दिया जा रहा था वो इंट्राथिकल था, लेकिन वो तो लोकल में आया था. तो कोई बात नहीं, हम लोकल में भी पढ़ लेंगे. लेकिन मैंने क्या किया कि सारा इंजेक्शन को एक साथ मैंने नोट डाउन कर दिया, ठीक है. एपिड्यूरल इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन और इंट्राओसियस इंजेक्शन. तो टोटल 9 टाइप के इंजेक्शंस, मैंने सारे इंजेक्शंस को एक साथ मैंने नोट डाउन कर दिया है. डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें सारा मैंने इंजेक्शन इंक्लूड किया है. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सिस्टेमिक वाले. तो एक काम करता हूँ मैं, जो सिस्टेमिक वाले हैं उसके आगे मैं एस लिख देता हूँ ब्लू पेन से. जैसे इंट्राडर्मल है वो सिस्टेमिक एस, सबक्यूटेनियस एस, इंट्रामस्कुलर एस, इंट्रावेनस एस, ये सारे सिस्टेमिक वाले होंगे. लेकिन इंट्रा आर्टेरियल की अगर मैं बात करता हूँ तो लोकल एल, इंट्राथिकल भी लोकल एल, एपिड्यूरल भी लोकल, इंट्रापेरिटोनियल भी लोकल और इंट्राओसियस भी लोकल. तो लोकल के लिए मैंने एल डाल दिया है और सिस्टेमिक के लिए मैंने एस डाल दिया और मैंने सारे के सारे इंजेक्शंस को एक साथ नोट डाउन कर दिया. सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. हाँ कि सर आपने सारा का सारा इंजेक्शन आपने नोट डाउन कर दिया और सर आप सारा का सारा सिस्टेमिक में ही कर दिया. तो मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिस्टेमिक के लिए एस लिख दिया एंड लोकल के लिए एल लिख दिया, ठीक है. दूसरा इनहेलेशंस की बात करते हैं तो इनहेलेशंस की यहाँ पे देखो, पहला है मेटर्ड डोज इनहेलर जिसको हम लोग शॉर्ट में MDI कहते हैं. दूसरा हमारा है ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको हम लोग DPI कहते हैं. तीसरा हमारा है नेब्यूलाइजर. घबराना नहीं है, सबके डिफिनेशन एंड सबके एक्सप्लेनेशन कराऊंगा. अब बस अभी क्लासिफिकेशन आप देख लो, ठीक है. तो मैं क्या बात कर रहा था कि पेरेंटेरल रूट 3 टाइप से क्लासिफाइड है. पहला इंजेक्शन जो मैंने टोटल 9 देख लिया. दूसरा है हमारा इनहेलेशनल जो कि पहला हमारा मेटर्ड डोज इनहेलर जिसको हम लोग MDI कह रहे हैं. दूसरा हमारा ड्राई पाउडर इनहेलर जिसको DPI कह रहे हैं और तीसरा नेब्यूलाइजर है. एंड चौथा हमारा है सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर. पांचवा हमारा स्टीम इनहेलेशन एंड छठा है हमारा इंट्रानेजल स्प्रे. तो इंट्रानेजल स्प्रे आप थोड़ी देर पहले देखे ना, ये किसके तरह से काम कर रहा था, सिस्टेमिक रूट की तरह है ना.
इसलिए इंट्रानेजल स्प्रे को मैंने सिस्टेमिक वाले में रखा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसडर्मल की बात करते हैं, तो ट्रांसडर्मल की थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। ट्रांसडर्मल या बात ही कर लेते, पीछे में मैंने नोट डाउन करा दिया। यहाँ आप देख सकते हो ट्रांसडर्मल में मैंने ट्रांसडर्मल पैच लिखा है, ट्रांसडर्मल स्प्रे, ट्रांसडर्मल ऑइंटमेंट, ट्रांसडर्मल जेल, ट्रांसडर्मल क्रीम, ट्रांसडर्मल लोशन। लोशन क्या है, क्रीम क्या है, जेल क्या है, ऑइंटमेंट क्या है, ये चारों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। नाम ऐसे मिलता जुलता लग रहा है, जेल, ऑइंटमेंट, स्प्रे, लोशन, क्रीम, ये सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सब के डिफरेंसेस मैं आपको कराऊंगा अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हो कि ट्रांसडर्मल रूट जो होते हैं वो एक्चुअली में नॉन इंजेक्टेबल होते हैं। इंजेक्टेबल का मतलब होता है कि आपको इंजेक्शंस के दौरान नहीं दिया जाता है। ट्रांसडर्मल के पैच भी आते हैं जो स्किन्स के ऊपर लग जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने फिर से एक बार क्लासिफाइड करा देता हूं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैंने फर्दर दो टाइप से बांटा, एक हमारा सिस्टेमिक रूट और दूसरा हमारा लोकल रूट। सिस्टेमिक रूट जो है हमारा फर्दर दो टाइप से है, एक हमारा इंटेरल रूट जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वाले रूट इंक्लूडेड होते हैं, जिसके अंदर में ओरल रूट आते हैं, रेक्टल रूट आते हैं, सबलिंगुअल रूट आते हैं, ट्रांसबकल रूट आते हैं। दूसरा मैं बात करता हूं पेरेंटरल रूट की, तो पेरेंटरल रूट फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाइड है। पहला है इंजेक्शन वाला जिसमें मैंने 9 टाइप मैंने बता दिया। दूसरा है हमारा इनहेलेशन जो कि उसका भी मैंने टोटल 6 टाइप बता दिया मैंने। एंड तीसरा हमारा ट्रांसडर्मल, जो ट्रांसडर्मल मैंने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे दिखाया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सिस्टेमिक यहाँ पे खत्म होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल रूट। लोकल रूट में बात करते हैं जैसे स्किन में देना मेडिकेशंस को, स्किन में जैसे कोई जगह पे पार्टिकुलर जगह पे पेन है तो उस स्किन पे लोशन, जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किन। आई हो जाएगा हमारा, म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा हमारा। आई के साथ साथ नोज भी तो हो सकते हैं ना, हमारा ईयर भी हो सकता है, इंट्राथिकल हो सकता है, इंट्रा आर्टेरियल, देखो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया ना लोकल वाले में, इंट्रा आर्टिकुलर भी हो सकता है और इंट्रा ऑसियस भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे रूट मैंने चार्ट में आपको अच्छे तरीके से एक साथ करा दिए हैं। आई होप सो इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर आपको ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेक अ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब डिफरेंस देखते हैं सिस्टेमिक रूट और लोकल रूट के बारे में अच्छे से डिटेल में, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टेमिक रूट एंड लोकल रूट। एक मिनट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशंस की बात करता हूं। तो डिफिनेशन आप लोगों को पता है क्या, देखिए इधर, एक मिनट। सिस्टेमिक रूट में क्या कह रहा है कि ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, क्लियर है। दूसरा लोकल रूट, ड्रग इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द साइट ऑफ एक्शन, तो ड्रग वहीं दिया जाएगा जहां पे एक्शन करना होगा, जहां पे पार्टिकुलर पेन होगा या जहां पे पार्टिकुलर चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो चीज़ें किए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड में बात करता हूँ दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं। तो जनरली थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ब्लड स्ट्रीम, सारे जगह पे ये एब्जॉर्प्शंस होते हैं क्योंकि सिस्टेमिक की बात है। लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली एप्लीकेशन टू दैट टारगेट एरिया, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उस टारगेट एरिया पे ही वो काम करेगा। तीसरा मैं बात करता हूँ ऑनसेट ऑफ एक्शन की, यूजुअली लॉन्गर एज द ड्रग नीड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जाहिर सी बात है इस ड्रग को एब्जॉर्ब होना है, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है, फिर काम करना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा मोड ऑफ एक्शन कैसा करेगा, लंबे देर तक के लिए काम करेगा क्योंकि पूरे बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि ये टिपिकली क्विकर एज द ड्रग एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द स्किन्स, ठीक है। तो जहाँ पे आपको पेन है अगर आप इसका यूज़ करोगे ना तो तुरंत वो काम करेगा। जैसे आपको पैर में दर्द है, लेट एग्जाम्पल, आप क्या किया, हमने ओमनी जेल दैट इज कॉल्ड अ पेन किलर को आपने क्रीम को यूज़ किया, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आप देखना थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाता है, क्विक काम करता है क्योंकि उस पार्टिकुलर साइट स्किन पे ही काम करना है। लेकिन सिस्टेमिक में क्या है कि उस ड्रग को पूरी जगह पहले सर्कुलेट होना है, फिर उस पार्टिकुलर जगह पे जाके एक्शंस करना है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ है। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा सा यूजुअली लॉन्गर है, देर से काम करता है, किस में, आपका सिस्टेमिक रूट में। चौथा अगर है ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस, तो जो देर से काम करते हैं वो लंबे देर तक रहते हैं, ये याद रखना। कैन बी प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडिंग ऑन द ड्रग रूट, यूजुअली शॉर्टर, जो जल्दी ड्रग काम करते हैं वो कम देर के लिए काम करते हैं,
जो मेडिसिन जल्दी काम कर जाता है हमारे बॉडी में वो कम देर के लिए आपको रिलीफ देते हैं, ये भी शॉर्ट में याद रखना। तो ये टोटल मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए, मैंने डिफरेंस करा है सिस्टेमिक रूट एज वेल एज अ लोकल रूट के बीच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 5वां सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टेमिक इफेक्ट का मतलब है कि हमारे पूरे बॉडी में इफेक्ट कैसा पड़ता है। देखिए, अफेक्ट्स द इंटायर बॉडी पोटेंशियली काउजिंग वाइड स्प्रेड साइड इफेक्ट। ऑब्वियस ही बात है, जब हम सिस्टेमिक रूट से ड्रग को ले रहे होंगे तो वो ड्रग हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रहा होगा, और वो जब ड्रग हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि साइड इफेक्ट दिखने के चांसेस ज़्यादा होंगे हमारे बॉडी में, क्योंकि वो ड्रग पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हुए जा रहा होगा। तो सिस्टेमिक इफेक्ट ये है। दूसरा है मिनिमल सिस्टेमिक इफेक्ट मोस्टली लोकलाइज साइड इफेक्ट। तो इसमें साइड इफेक्ट कम दिखेंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट वो ड्रग नहीं कर रहे हैं, तो आपके पूरे बॉडी में कहाँ से साइड इफेक्ट दिख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ रूट देख लो। तो रूट का तो पता ही है, ओरल रूट हो सकते हैं सिस्टेमिक में, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस, इसके अलावा भी आपको रूट पता है। इधर में क्या होगा, टॉपिकल, ऑक्यूलर मतलब आँख में डायरेक्ट, नेजल, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टिकुलर। 7वां बात करते हैं डोजिंग प्रिसीजन्स की बात करते हैं। तो जो आप सिस्टेमिक रूट में ले रहे होगे ना, थोड़ा केयरफुली लेना पड़ेगा। तो रिक्वायर केयरफुल डोजिंग टू अवॉइड सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। अगर आपको 500 mg का पैरासीटामोल खाना है तो आप 500 mg का ही पैरासीटामोल अब प्रीफर करोगे। आप ज़्यादा हायर डोज लोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी में वो साइड इफेक्ट करेगा, एज वेल एज टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर आप लोकल वाले में बात करते हो तो थोड़ा सा क्रीम अगर आप ज़्यादा भी लगा लोगे ना तो कोई ज़्यादा उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। 8वां जो है यूज़ केसेस की बात करते हैं। 4 कंडीशन रिक्वायर्स वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल इन्फेक्शन, क्रॉनिक डिजीज। इसमें 4 लोकलाइज्ड कंडीशन, एग्जाम्पल स्किन इन्फेक्शन, आइज और देखो लोकलाइज्ड वाले में क्या है कि पार्टिकुलर जगह पे कोई प्रॉब्लम्स हुआ है, पार्टिकुलर साइट पे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप उस जगह पे लोकल रूट को आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन लेट सपोज करो कि मेरे बॉडी में पूरी इन्फेक्शंस फैल चुकी है, मेरे पूरे बॉडी में, जैसे लेट सपोज किसी एक पेशेंट को यूटीआई का इन्फेक्शन हो रखा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की, तो वो जब वो एंटीबायोटिक्स खाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उस ड्रग को पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में हो सकता है कि कहीं और भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर गए होंगे। तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ सिस्टेमिक रूट फॉर द complete treatment from that particular bacterial disease of the body। क्लियर है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट आपको सिस्टेमिक में ज़्यादा दिखने के लिए मिलेंगे, लोकल में कम दिखने के लिए मिलेंगे। पेशेंट कंप्लेंट्स का बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को ज़्यादा मॉनिटर और डोज का ख्याल रखना पड़ेगा सिस्टेमिक में। लोकल में तो ईजी है, घर पे भी आप चाहो तो आराम से इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको दोनों डिफरेंसेस क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ सो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिस्टेमिक रूट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल रूट की। इंटरनल रूट का मैंने डिफिनेशन आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और इंटरनल रूट के अंदर कौन कौन आते हैं? ओरल रूट आते हैं सर, सबलिंगुअल आते हैं सर, और तीसरा ट्रांसबकल रूट आते हैं, ट्रांसबकल रूट भी आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल में रेक्टल रूट भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए सिस्टेमिक रूट में इंटरनल रूट का पहले डेफिनेशन ऐसे तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग मेडिकेशंस थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। Here are key aspect and methods of the internal route। की aspect में पहला क्या बोल रहा है? एब्जॉर्प्शन साइट, तो प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ड्रग आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू लोगे या फिर एनएस के ही थ्रू लोगे तो जाहिर सी बात है कि वो ड्रग हमारा कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगा? या तो स्टमक्स में जाके एब्जॉर्ब होने की कोशिश करेगा या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करेगा। ठीक है, सेकेंड हमारा है ऑनसेट ऑफ एक्शन। वेट, सो ओके स्टार्ट करते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है।
तो जनरली स्लोअर कंपेयर टू पेरेंटल रूट्स। ऑब्वियस ये बात है ना कि पेरेंटल रूट में क्या होता है कि डायरेक्ट वो ड्रग कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। लेकिन इंटरनल वाले में क्या होता है कि वो ड्रग को मैं पहले खाऊंगा तो हमारे माउथ से होते हुए इसोफेगस से होते हमारे स्टमक से फिर हमारे वो एब्जॉर्ब हो के हमारा लीवर में जाएगा, फिर वो पूरे ब्लड में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये लंबा रूट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन में क्या होगा, ये जनरली स्लोअर होगा। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस की बात करते हैं तो कैन बी प्रोलॉन्ग्ड डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन, एग्जांपल एक्सटेंडेड रिलीजिंग टैबलेट। देखो एक्चुअली में ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस की बात करते हैं कि जो ड्रग को मैं ओरली ले रहा हूँ वो आपके बॉडी पे थोड़ा डिले होके काम करता है। जैसे कई बार क्या होते हैं कि कोई ड्रग हमारे आते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टैबलेट जब आप उसको खा लेते हो तो वो थोड़े समय पे उस ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टूट के आपके ब्लड में घुलते जाएंगे और आप पे इफेक्ट दिखाते जाएंगे। मतलब ये कह सकते हो कि आई हैव अ लॉट्स ऑफ अ मनी, तुम्हें मैं एक बार मनी नहीं दूंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं छोटे छोटे अमाउंट में तुम्हें मनी देते जाऊंगा। तो इन एक्सटेंडेड का मतलब है कि लंबा टाइम बढ़ा के रिलीज टैबलेट, मतलब ये ऐसे टैबलेट हैं जो आपको थोड़े थोड़े देर पे अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन्स छोड़ते जाते हैं आपके बॉडी में, ताकि वो धीरे धीरे आपके बॉडी पे अच्छे तरीके से काम करे। क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई आप ड्रग लेते हो और अचानक से सारा का सारा ड्रग हमारे सिस्टेमिक रूट में जाके और अचानक से सारा ड्रग काम करने लग जाए तो हो सकता है कि आपको टॉक्सिसिटी हो जाए। लेकिन जब ड्रग के अंदर ये कंट्रोल हो कि आपको रुक रुक के थोड़े थोड़े देर पे आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग को वो देते जाएगा कि लो काम करो। ऑब्वियस सी बात है, आई हैव अ लेट सपोज कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं आपको एक बार में अगर 1 करोड़ रुपया दे दूं तो एक बार में कहानी खत्म हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं वही 1 करोड़ को हजार करके आपको दूं तो लंबा समय तक दूंगा, लंबा समय तक मैं आपके काम आऊँगा, लंबे समय तक आप मेरे को रिस्पेक्ट दोगे क्योंकि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने एक बार आपको पैसे दे दिए तो आप हो सकता है 2 घंटे के बाद आप मेरे को रिस्पेक्ट ना करो क्योंकि आपका काम बन गया। तो यही कहानी, बस ये याद रखना है कि अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं और वो पैसे को मैं आपको लिटिल बिट तोड़ के दे रहा हूँ, मैं काम पड़ने पे दे रहा हूँ मैं, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। थोड़े थोड़े अमाउंट में कुछ देर पे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर मेडिसिन को वो आपके ब्लड में डाल रहे हैं ताकि वो आपका सिस्टेमिक रूट में जाके वो ड्रग प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। आई होप सो आप समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। आगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका होगा, ऑब्वियस ही बात है, सारा का सारा मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है जाके। तो जब हम कोई दवा कह सकते हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ले रहे हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करेगा, वो लीवर के पास जाएगा ही जाएगा। देखो ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पासिस थ्रू द लीवर बिफोर रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन which can metabolize a portion of the drug reducing its bioavailability। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी ड्रग हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सहारे से ले रहे हैं वो सारे के सारे ड्रग हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो करेंगे और वो लीवर के पास जाएंगे। लीवर के पास जाते के साथ ही वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को वो कम कर देगा और जो काम के होंगे वो ड्रग आपको मिलेंगे, बाकी कुछ जो ड्रग मेटाबोलाइज हो गए वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जनरली कन्वीनियंट होते हैं, नॉन इन्वेजिव होते हैं, बॉडी के अंदर चीरा लगा के या इंजेक्शन दे के आपको तो दिया नहीं जा रहा है, ये तो सिंपल सी प्रोसीजर है। प्रोमोटिंग बेटर पेशेंट कॉम्प्लायंस, ये पेशेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट ये रूट है, इंटरनल रूट। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम ओरली कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सबलिंगुअल कर सकते हैं, बकल कैविटी में डाल सकते हैं मेडिसिन को, रेक्टल भी दे सकते हैं। ये सारे के पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, आप जब इसको पढ़ने जाओगे तो डैम श्योर गारंटी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ठीक है, और समझ में आ जाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ते हम लोग।
नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस देखो, एक मिनट, हाँ, एडवांटेजेस ऑफ किसका, सिस्टेमिक रूट में सिस्टेमिक रूट में इंटरनल रूट की एडवांटेजेस देखो क्या कह रहा है। नॉन इन्वेजिव है, ऑब्वियस ही बात है सर, कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए, वेराइटी का मतलब है कि मल्टीपल फॉर्म्स, टैबलेट के भी फॉर्म में आप दे सकते हो पेशेंट को, कैप्सूल के भी फॉर्म में दे सकते हो, लिक्विड के भी फॉर्म में दे सकते हो, ओरल से आर अवेलेबल, सब अलग अलग वेराइटी के हैं। अगर आप कोई पेशेंट टैबलेट नहीं ले सकता तो उसको कैप्सूल देंगे, कैप्सूल नहीं ले सकता तो सिरप देंगे, लिक्विड देंगे, तो अलग अलग वेराइटीज़ आर अवेलेबल फॉर द इंटरनल रूट। सेफ्टी की बात करते हैं तो जनरली कंसिडर्ड सेफ विद इन द मिनिमल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो जो हमारा इंटरनल रूट से जो मेडिकेशन दिया जा रहा है वो जनरली सेफर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये मेडिकेशन जब आप इंटरनल रूट से ले रहे हो तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के लिए लीवर के पास तो ऑब्वियस ही बात हो जाएगा। तो जब जैसी वो ड्रग लीवर के पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के लिए जाएगा तो सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिसिटी को तो वहीं पे ख़त्म कर देगा ना लीवर। कहते हैं चेक पॉइंट है वो एक तरीके से, जिसको हम लोग एक टर्म बोले थे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है वो। लेक्चर नंबर 1 या 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और वो लीवर ही करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी है कुछ इसके। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर उसको तोड़ेगी, तो तोड़ेगी लीवर, तो जितना ड्रग आपने खाया ब्लड में उतना ड्रग मिलेगा नहीं। ऑब्वियस ही बात है ना, 500 mg पैरासीटामोल आपने खाया, वो पैरासीटामोल ओरली खाया तो भाई लीवर के पास जाएगा ना मेटाबॉलिज्म होने के लिए, और लीवर के पास वो जब ड्रग जाएगा मेटाबॉलिज्म होने के लिए तो आपके पास एक्टिव मॉलिक्यूल्स, काम के दवाई कम बचेंगे, क्योंकि लीवर सबको तोड़ देता है, तो कुछ ही मेडिसिन बचेंगे। तो हो सकता है कि उस केस में आपको वो डोज बॉडी पे काम ना कर पाए। तो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म क्या लिखा है, कैन रिड्यूस ड्रग इफिशिएंसी ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म। तो लीवर मेटाबॉलिज्म करेगा तो ड्रग की इफिशिएंसी कम जाएगी, क्योंकि ड्रग को क्या किया उसने, मेटाबोलाइज कर दिया, उसने तोड़ दिया है। सो इसलिए जितना ड्रग आपने खाया था वो ड्रग प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में नहीं गया, कुछ पोर्शन मेटाबोलाइज हो गया, और जो मेटाबोलाइज हो गए वो ऑब्वियस ही बात है आपके बॉडी से एक्सक्रीटेड यूरिन के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में, एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसको दैट इज कॉल्ड अ फीकल मटेरियल के फॉर्म में, वो एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ड्रग बाहर निकल जाएगा हमारे बॉडी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीवर हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ड्रग को मेटाबोलाइज करने पे ड्रग को तोड़ दे रहे हैं। तो जितना ड्रग की इफिकेसी थी तोड़ने पे वो इफिकेसी कम हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये साइड इफेक्ट दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर मैं डायरेक्ट इंट्रावेनस अगर इंजेक्शन लूँ तो वो दवा जो डायरेक्ट आप इंट्रावेनस ले रहे हो, इंट्रामस्कुलर ले रहे हो, इंट्राडर्मल ले रहे हो, सबक्यूटेनियस ले रहे हो, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के लिए नहीं जाते हैं, वो लीवर के पास ब्रेकडाउन होने के लिए नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में वो दवाइयाँ घुल जाती हैं। इसीलिए वो ड्रग हमारे बॉडी में जल्दी काम करते हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है। इसलिए अगर प्रॉपर फास्ट मेडिसिन का काम कराना चाहते हो आप अपने बॉडी में, तो आप रूट कौन सा प्रीफर करो, इंट्रावेनस। जैसे ही आप कोई ड्रग को इंट्रावेनस आप इंजेक्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो ड्रग जैसे ही आपके इंट्रावेनस में जाएगा तो वो ड्रग जो हमारा जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के लिए नहीं जाएगा, लीवर के पास नहीं जाएगा। जब लीवर के पास नहीं जाएगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो ड्रग का जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और हमारे बॉडी पे वो ड्रग ज़्यादा काम करेगा। समझ में आ रहा है? आगे वेरिएबल एब्जॉर्प्शंस का मतलब क्या है कि अगर आप खाना खाए हुए हो तो इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, पीएच वैल्यू, ये सब डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि जो आपने दवा खाया है वो दवा आपके बॉडी में काम करेगा कि नहीं करेगा। लेट सपोज कि मैंने कोई एक दवा खाया और मेरा जो है ना आज लूज मोशन मेरे को हो रहा है, लेट सपोज, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोबिलिटी ज़्यादा हो रखी है। डायरिया या लूज मोशन के केस में क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी, मूवमेंट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस में जब आप मेडिकेशंस खाते हो तो प्रॉपर तरीके से ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ये फास्ट होने के कारण से क्या होगा कि ड्रग हमारा डायरेक्ट अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण से वो ड्रग हमारे बॉडी पे अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा।
सो ऐसे बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से आपका ड्रग हो सकता है कि बॉडी में काम ना करे। हो सकता है कि आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, हो सकता है कि आपने खाना नहीं खाया हुआ है, हो सकता है कि आपने कम खाना खाया है। तो ये सारे के सारे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि जो आप ओरली ड्रग ले रहे हो ना वो काम करेगा कि नहीं करेगा। पीएच भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पेशेंट फैक्टर पे भी करता है, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, कोई पेशेंट दवा को स्वेलिंग नहीं कर सकता है। किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो वो दवा नहीं खा पाएगा। जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश पड़ा है, वो दवाई तो ओरली नहीं खा सकता है। कैन हायर एडमिनिस्ट्रेशन हिंडर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑब्वियस ये बात है, ये सब के केस में वो पेशेंट खुद एबल नहीं है कि माउथ से वो ड्रग को ले सकता है। तो जब वो खुद एबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। डिलेड ऑनसेट, मतलब कि ये स्लोवर काम करता है एज कंपेरिजन टू द पेरेंटल रूट। तो इंटेरल रूट का अगर मोड ऑफ एक्शन अगर बात करोगे तो स्लो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द इंटेरल रूट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेनी मेडिकेशन ड्यू टू इट्स कन्वीनियंस एंड सेफ्टी प्रोफाइल डिस्पाइट द। तो अब आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आगे का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पेरेंटल रूट और इंटरल में मोस्ट कॉमन यूज कौन से रूट होते हैं? तो ये इंटरल रूट। इंटरल रूट ज़्यादा यूज होते हैं एज कंपेरिजन टू द पेरेंटल रूट। ये किसका मैंने बताया? मोस्ट कॉमन यूजेस का मैंने ऑर्डर बताया। और इंटरल में भी सबसे ज़्यादा ओरल, ठीक है। ओरल इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द कन्वीनियंट मेथड माना गया। की एस्पेक्ट बता रहा है एब्जॉर्प्शन साइट। ये सारा पॉइंट वही है, आप एक बार इसको पढ़ लेना जो भी मैंने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हम लोग। नाउ अब हम लोग जो है डिटेल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टेमिक रूट। में हम लोग इंटरल रूट पढ़ रहे थे और उसमें अब ओरल रूट को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। और ओरल रूट को पढ़ने के बाद क्या करूंगा मैं कि सबके फिगर दिखाऊंगा मैं। तो ओरल रूट में सबसे पहले टैबलेट्स की बात करते हैं। मैं एक मिनट। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टेमिक रूट में इंटरल रूट का बात कर रहे थे। और इंटरल रूट में भी हम लोग सबसे पहले ओरल रूट में बात करते हैं हम लोग। सो ओरल रूट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी अलग अलग फॉर्म्स के डोजेस, जैसे कि टैबलेट्स, जैसे कि कैप्सूल, यहाँ पे देख सकते हो टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड्स, पाउडर, ये सब हम ओरली दे सकते हैं। चुएबल टैबलेट्स, तो ये सबको आप ज़रा सा देख लीजिए। टैबलेट्स क्या होते हैं कि टैबलेट्स एक्चुअली में सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होते हैं कंटेनिंग मेडिकल सब्सटेंसेस विद और विदाउट सूटेबल डायलूटेंट्स। मतलब इसमें डायलूटेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सो आपको याद रखना है कि टैबलेट्स जो होते हैं हम ओरली आराम से ले सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है वो ड्रग को जब ओरली ले रहे हैं दैट कम्स अंडर द इंटेरिक रूट, ठीक है। कैप्सूल की बात करते हैं तो ये भी सॉलिड डोजेज है फॉर्म्स इन विच द ड्रग इज इनक्लोज्ड विद इन अ जिलेटिनियट सीथ। तो जिलेटिन की सीथ होते हैं और उस सीथ के अंदर में वो ड्रग इनक्लोज्ड होते हैं। आखिर कैप्सूल कैसे दिखते हैं, टैबलेट कैसे दिखते हैं, वेट अ मिनट, सारे फिगर को अभी दिखाया जाएगा आपको। लिक्विड्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सिरप्स कंटेनिंग द ड्रग। तो लिक्विड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, सस्पेंशन आते हैं, सिरप आते हैं। ये सब लिक्विड के टाइप्स हैं, मतलब कि इतने अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म्स। फोर्थ है पाउडर्स। तो पाउडर्स जो होते हैं वो फाइन ग्राउंड ड्रग्स इंटेंडेड टू बी डिजॉल्व इन लिक्विड। कुछ पाउडर्स को लिक्विड में डिजॉल्व करके पेशेंट को दिया जाता है, या कुछ पाउडर को इसी तरीके से इंजेक्शन करने के लिए दिया जाता है। तो ये सारे कैसे हम लोगों को पढ़ना है कि सर इसको कैसे समझा जाए। तो देखो मैंने उसको समझने के लिए काफ़ी आसानी तरीका बनाया है। सिर्फ बस आपको इतना याद रखना है
कि सिस्टेमिक रूट के अंदर इंटरनल रूट पढ़ रहे हैं, और इंटरनल रूट में भी सबसे पहले हम लोग ओरल रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। याद करो, इंटरनल रूट में टोटल 4 रूट मैंने पढ़ाया था, ओरल रूट, सबलिंगुअल, ट्रांसबकल एंड फोर्थ वन इज द रेक्टल। उसमें सबसे पहले हम ओरल की बात कर रहे हैं। ओरल के अंदर मतलब ओरल के, अगर ओरल है किसी का तो उससे कौन कौन सी ड्रग लिया जा सकता है, तो टैबलेट लिया जा सकता है, दूसरा कैप्सूल, तीसरा लिक्विड ड्रग लिया जा सकता है, चौथा पाउडर फॉर्म में ड्रग लिया जाता है। तो ये सारे जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स यू आर टेकिंग थ्रू द माउथ और यू आर टेकिंग थ्रू द ओरल, दैट इज कम्स अंडर द इंटरनल रूट। तो अभी सारा फिगर के साथ समझेंगे हम लोग, ठीक है। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं ओरल मेडिकेशंस का। तो एडवांटेजेस आप एकदम पढ़ोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी कवर किया है। और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लिनिकल कंसिडरेशंस की बात करते हैं, इसको समझना है, देखिए ज़रा। क्लिनिकल कंसिडरेशन में क्या कर रहा है, फूड इंट्रैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया ना कि सर्टेन फूड्स कैन इन्हेंसेस और इनिबिट ड्रग एब्जॉर्प्शन। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर देते हैं, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। तो जो ऐसे फूड्स जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं तो वो दवा कम काम करेगा हमारे बॉडी पे, कम देर से वो असर शो करेगा हमारे बॉडी में। दूसरा हमारा है डोजेस फॉर्म। चॉइस ऑफ टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड्स कैन डिपेंड ऑन पेशेंट एज, प्रीफरेंस एंड एबिलिटी टू स्वेलो। डिपेंड करता है वो पेशेंट स्वेलो कर सकता है कि नहीं मेडिसिन को, या फिर पेशेंट का एज क्या है और वो प्रीफर क्या किया जा सकता है उसको। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि वो जो मेडिकेशन ओरली देना है वो किस फॉर्म में दे सकते हो। आप ओरली मेडिकेशन दे रहे हो लेकिन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दे रहे हो, लिक्विड फॉर्म में दे रहे हो, या फिर पाउडर फॉर्म में दे रहे हो। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। वो फॉर्म इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्म्स में दे रहे हो आप। ओरली, अगर ड्रग ओरली ही दिया जा रहा है लेकिन किस फॉर्म में दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कॉम्प्लायंस क्या कह रहा है, ओरल मेडिकेशंस आर जनरली प्रीफर्ड बाय पेशेंट ड्यू टू ईज ऑफ यूज एंड मिनिमम डिस्कम्फर्ट। ओरल मेडिकेशंस यूज़ करने में मिनिमम डिस्कम्फर्ट होते हैं उसमें, और ये सबसे सेफेस्ट माना जाता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली वाइडली यूजेबल और एक्सेप्टेबल रूट अभी तक का ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं टैबलेट्स को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। मेरी बात समझिए, मैंने क्या बोला ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले मैंने सिस्टेमिक रूट चालू करा, मैंने देखिएगा। ओके, सिस्टेमिक रूट में हमने इंटरनल रूट पढ़ा, और इंटरनल रूट में भी हम लोगों ने ओरल रूट डिसाइड किया। अब ओरल रूट में भी हम दवाई टैबलेट फॉर्म में देते हैं, कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, और भी अलग अलग है ना। अब आते हैं टैबलेट्स के फॉर्म्स, मतलब अलग अलग टैबलेट्स भी होते हैं। कैप्सूल पढ़ेंगे तो कैप्सूल का भी फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके भी फॉर्म्स को देखेंगे। तो टैबलेट्स की अगर फॉर्म की बात करते हैं तो टैबलेट्स टोटल 14 फॉर्म्स अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा। 14 टाइप के टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। कैप्सूल अगर मैं पढ़ाऊँगा, एक मिनट, कैप्सूल जो है आपके वो टोटल 6 टाइप के कैप्सूल्स को मैं दिखाऊंगा अभी। एक मिनट, कैप्सूल जो है वो टोटल उसके 6 फॉर्म दिखाऊंगा मैं। तो देखो, अब टैबलेट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो टोटल 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स होते हैं ना, वो देखो क्या है। पहला है स्टैंडर्ड टैबलेट्स, समझेंगे बात को। पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड टैबलेट। ये क्या होते हैं समझिएगा। सिंपल कंप्रेस्ड टैबलेट दैट डिजॉल्व इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सिंपल कंप्रेस्ड टैबलेट होता है जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके वो डिजॉल्व होता है ड्रग, तो दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड टैबलेट। दूसरा मैं बात करता हूँ च्यूएबल टैबलेट्स। तो च्यूएबल टैबलेट्स नाम से पता चल रहा है वैसे टैबलेट जिसको हम च्वी करके खाते हैं, मतलब कि चबा के खाते हैं। देखो, डिज़ाइन टू बी च्वीड बिफोर swallowing, which
can aid in faster absorption and is useful for those who have difficulty swallowing pills. ऐसे पेशेंट जो पिल्स को, जो दवाई को, जो टैबलेट्स को निगल नहीं सकते हैं, वैसे को हम क्या कहते हैं, पहले चुएबल यानी कि वैसे टैबलेट देंगे, पहले वो चबा लेंगे, उसके बाद वो दवा को स्वेलो करेंगे. अगर मैं चुएबल टैबलेट्स की अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो आप यहाँ देखें. देखो ये जो मैंने आपको पहला फिगर दिखाया है, ये हमारा जो है सकेबल टैबलेट्स, यानी ये टैबलेट्स को अंदर माउथ में रख के सक किया जाता है, चूस के इसको खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सकेबल टैबलेट्स. लेकिन दूसरा आप देखो ये चुएबल टैबलेट्स. विटामिन सी के जो टैबलेट्स आते हैं ना, वो चुएबल टैबलेट्स होते हैं. इस टैबलेट्स को हम माउथ में डालेंगे, गम जैसे कैसे च्युइंगम को चबाते हैं उसी तरीके से इसको चबाएंगे, देन आफ्टर इसको हम लोग इंजेस्ट करेंगे. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो चुएबल टैबलेट्स का मैंने आपको फिगर दिखाया और साथ ही साथ सकेबल टैबलेट्स का भी मैंने दिखाया. नेक्स्ट है हम लोगों का थर्ड, दैट इज कॉल्ड अ इफरवेसेंट टैबलेट. ये क्या होता है समझिए. देखो इफरवेसेंट टैबलेट वैसे टैबलेट्स होते हैं जैसे ही आप इसको पानी में मिलाओगे तो पानी में मिलाते के दौरान ही ये क्या करेगा, बुलबुला छोड़ने लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा. तो देखो क्या बोल रहा है, कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन अ बबल सॉल्यूशन, दे आर डिजोल्व इन वाटर बिफोर इंजेक्शन. तो ऐसे टैबलेट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उस टैबलेट्स को पानी में डाल देते हैं, घुलने देते हैं, वो पानी से बबल फेंकने लगते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम लोग पीते हैं. बहुत सारे एंटी एसिड टैबलेट्स ऐसे आते हैं जिसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालते के साथ बहुत सारा बुलबुला निकलने लग जाता है, और वो कुछ नहीं, वो जो बुलबुला निकल रहा है वो एक्चुअली में CO2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम दैट टैबलेट्स. दैट टैबलेट इज कॉल्ड इफरवेसेंट टैबलेट. उसके बाद टैबलेट्स को पानी में डालते हैं, बुलबुला छोड़ता है, वो घुल जाता है, उसके बाद हम उसको पीते हैं. तो उसका फिगर आपको दिखा देता हूँ मैं आपको. ये टैबलेट्स आप देखो, ये टैबलेट्स देखो और ये टैबलेट देखो कैसे पानी में डालने के साथ ही वो बुलबुला छोड़ के मतलब वो पानी में बुलबुला छोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द CO2 गैस के कारण से, एंड दैट टैबलेट इज कॉल्ड अ इफरवेसेंट टैबलेट. सो आई होप सो पहला चुएबल टैबलेट्स, दूसरा पहला सकेबल टैबलेट्स, दूसरा चुएबल टैबलेट्स एंड तीसरा जो है हमारा इफरवेसेंट टैबलेट्स आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. मैं अलग अलग टैबलेट्स की फॉर्म्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल टैबलेट्स. ये वैसे टैबलेट्स होते हैं जिसको हम टंग के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे. प्लेस्ड अंडर द टंग टू डिजोल्व, अलाउ द ड्रग टू बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन. जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको शॉर्ट में NTG कहते हैं. ठीक है, आप इसका फिगर दिखा रहा हूं मैं इसको. देखो ये फिगर को आप नोटिस करो, ये फिगर को है ना, देखो सबलिंगुअल लिखा है ना, सबलिंगुअल टैबलेट देखो कैसे टंग के नीचे में प्लेस किया गया. ठीक है, तो ये जब टंग के नीचे ये टैबलेट्स को प्लेस किया जाता है तो याद रखना ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड होता है. ये टैबलेट्स को नीचे हम लोग टंग के नीचे रख देते हैं, वो वहाँ से वो एब्जॉर्ब होते जाता है. वो टैबलेट्स को हमको निगलना नहीं है, लेकिन टैबलेट्स की फॉर्म बात कर रहा था ना मैं, तो वो टैबलेट्स को जैसे जीभ के नीचे रखेंगे अपन तो वो टैबलेट्स अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व होते जाएगा और वो टैबलेट्स जाके हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाएगा. यानी कि ये कह सकते हो कि आप सिस्टेमिक रूट तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसमें नहीं गया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड में हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आई होप सो सबलिंगुअल टैबलेट्स क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट बात करते हैं बकल टैबलेट्स. तो नाम से पता चल रहा है कि इस टैबलेट्स को हम लोग साइड द बकल कैविटी रखेंगे. ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन द गम्स एंड द चिक्स वेयर दे डिजोल्व स्लोली एंड द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट है, अच्छा मैं उसकी फिगर दिखा देता हूँ आपको, बकल वाली. ये आप देख सकते हो यहाँ पे सबलिंगुअल का फिगर मैंने बना दिया. सबलिंगुअल रूट जीभ के नीचे, जीभ के नीचे बोल रहा है नहीं, टंग के नीचे, ये हमारा टंग है. और यहाँ पे देखो बकल रूट दिखा दिया आपको मैंने, साइड में चीक और गम के पीछे रखा गया. ठीक है, ये आई होप सो क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स. एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स कुछ नहीं होते हैं, ऐसे टैबलेट जिसके ऊपर एक कवरिंग कर दिया जाता है अलग अलग कलर के. देखो, हैविंग अ स्पेशल कोटिंग
that prevents them from dissolving in the acidic environment of the stomach. They pass through the intestine intact and dissolve in the more neutral pH of the intestine. देखो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो हमारे स्टमक में जाके डिज़ोल्व ना हो, क्योंकि स्टमक में एज यू नो कि स्टमक में पीएच हाई होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब पीएच कम होते हैं, स्टमक में हमारे पीएच क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो पीएच कम होने के कारण से एसिडिक मीडियम ज़्यादा होगा हमारे स्टमक में। तो कुछ दवाइयाँ जब हम खा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो दवा हमारे स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना हो, डिज़ोल्व ना हो। तो हम क्या करते हैं, उस मेडिसिन के ऊपर से कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम दवाई को बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। और वो टैबलेट्स क्या होता है कि हमारे माउथ से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए जैसे ही स्टमक के पास जाता है तो स्टमक में जाके वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर से कवरिंग है। वो जैसे ही वो दवा आगे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन आफ्टर वो वहाँ से एब्जॉर्ब होगा। मतलब मैंने इस दवाइयाँ को इस तरीके से मॉडिफाइड किया है कि वो हमारे स्टमक से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ये दवाई हमारे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्बेबल होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। देखो ये यहाँ पे फिगर दिखा रहा, यहाँ देख लो, चाहे आप यहाँ देख लो, ये टैबलेट्स के ऊपर में कवरिंग है, अंदर से तोड़ा तो ये वाइट दवाई निकल रहा है ना, हमारा वाइट हमारा ये मेडिसिन है हमारा, और बाहर से कोटिंग कर दिया ताकि हमारे स्टमक का जो पीएच इतना ज़्यादा कम है एसिडिक मीडियम है, उसमें ये दवा डिसइंटीग्रेट ना हो, टूट ना जाए, इसलिए ये सारा किया गया। ओके, आई होप सो इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट इज दैट इज कॉल्ड अ फिल्म कोटेड टैबलेट्स। सर इंटेरिक कोटेड तो आपने दिखा दिया, फिल्म कोटेड क्या होते हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स क्या होते हैं वो देखो अभी। यहाँ पे जो फिगर बना ये भी इंटेरिक कोटेड है हमारा, ठीक है। येलो कलर का हमारा ऊपर से लेयर है और अंदर में मेडिसिन का ये इंग्रेडिएंट्स है ना, इंटेरिक कोटेड है। फिल्म कोटेड मैंने आपको फिगर, हाँ यहाँ पे देखो ये वाला, ये दिख रहा है हमारा ये फिगर, दैट इज कॉल्ड अ फिल्म कोटेड। तो याद रखना इंटेरिक कोटेड और फिल्म कोटेड में डिफरेंसेस कैसा है कि फिल्म कोटेड में आप देख सकते हो इस तरीके का डिज़ाइन कैप्सूल की तरह ये दिख रहा है। ये हमारा फिल्म कोटेड टैबलेट्स बोल लो या फिर इसको हम लोग कैप्सूल बोलो, है ना, फिल्म कोटेड कैप्सूल, ठीक है। तो आप देखिए कैप्सूल, फिल्म कोटेड समझ में आ गया और इंटेरिक कोटेड क्लियर है। डिफिनेशन क्या बोल रहा है समझिएगा। कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ अ पॉलीमर दैट कैन हेल्प मास्क द टेस्ट, मेक देम इजियर टू स्वेलो एंड प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन टू द ड्रग सब्सटेंसेज। ये दवाइयाँ की स्मेल काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है, माइट भी, तो जब ये दवा खाते हैं तो हमारे मुंह में वो ड्रग्स डायरेक्ट ना आ जाए, ताकि मुझे वो गंदा स्मेल वाली फीलिंग आ जाए, गंदा टेस्ट आ जाए, जिसके कारण से मैं दवा को खा ना पाऊँ। इसलिए मैंने क्या किया, उसके ऊपर कोटिंग लगा दिया, दैट इज कॉल्ड अ फिल्म कोटिंग टैबलेट्स। तो लिखा है कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ पॉलीमर दैट कैन हेल्प द मास्क द टेस्ट को झांपने के लिए, छिपाने के लिए, स्वेलो करने में आसानी करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग फिल्म कोटेड टैबलेट्स, फिगर मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट इज कॉल्ड अ एक्सटेंडेड रिलीज्ड टैबलेट। मैंने आपको बता दिया था एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स क्या होते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स वो वैसे टैबलेट्स होते हैं जो आपके बॉडी में रह के थोड़े देर में ड्रग के एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इंग्रेडिएंट्स को वो एक्टिवेट करते जाते हैं और आपकी डिजीज को ठीक ज़्यादा देर तक करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड अ एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था। क्या बोल रहा है ये, फॉर्मुलेटेड टू रिलीज द ड्रग स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, इट रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ड्रग को यूज़ करेंगे जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स हैं, जब हम इसको खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे दूसरा ड्रग जल्दी नहीं खाना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैंने एक टैबलेट अभी खाया और दूसरा टैबलेट फिर 3 घंटा में खाऊंगा उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। क्यों नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये दवा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स है, ये थोड़े देर में खुद ही रिलीज करते जाएंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ग्रेडियंट्स ऑफ मेडिसिन्स,
और वो मेरा जो भी पार्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स या मेरे अंदर जो बीमारियां दिख रहा है उसको ये कंट्रोल करते जाएगा। तो बार बार डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे ये फ़ायदा है, एक बार खाओ धीरे धीरे में किस्तों में वो सही करते चलेगा। ठीक है, इसका फिगर देख लो एक्सटेंडेड वाला, देखो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट यहाँ लिखा है ना, ये फिगर आपका एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड 9th नंबर, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिबल टैबलेट। नाम से पता चला डिस्पर्सिबल का मतलब क्या होता है, डिजाइन टू डिजोल्व इन वाटर बिफोर एडमिनिस्टर, मतलब कि पानी में इसको घुलाया जाता है इस दवा को डाल के, उसके बाद इसको पिया जाता है ताकि ईजियर टू इंजेस्ट हो जाए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट टैबलेट्स को नहीं खा सकते। तो वैसे में क्या करते हैं हम कि टैबलेट्स को पानी में डालते हैं, उस टैबलेट्स को घुलने देते हैं, उसके बाद उस बच्चे को पिलाते हैं। चाहो तो आप इसका फिगर एक बार आप देख सकते हो, देखो ये फिगर आप देख सकते हो। और एक बात और, ये हमारे डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हो गया, इस टैबलेट्स को पानी में डाला, इसको घुमाया, गोल गोल ऐसे घुमाया, टैबलेट्स को मिला लिया और उसके बाद बच्चे को पिला देंगे। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का मतलब ही यही होता है कि टैबलेट्स को वाटर में डाल के सॉल्यूबल बनाना, देन आफ्टर बच्चे को पिलाना। ठीक है, इफरवेसेंट वाला अलग था, वो पानी में डालते के साथ बुलबुला छोड़ता, वो अलग था। देखो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स और सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स दोनों बात एक ही है, दोनों इंटरचेंजेबली टर्म्स को यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट टर्म यूज़ किए जाते हैं और कहीं कहीं पे एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट टर्म्स यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, तो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ टैबलेट्स एंड दैट इज कॉल्ड अ ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे टैबलेट जैसे ही आप उसको माउथ में रखोगे तो वो माउथ के सलाइवा से वो घुल जाता है हमारा दवाई। तो डिजाइन टू डिजोल्व ऑन द टंग विदाउट द नीड ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर दोज हु हैव डिफिकल्ट swallowing। तो जो दवा को swallowing नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, वैसे लोगों को ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट देंगे। वो जैसे ही वो टैबलेट्स अपने टंग पे रखेंगे तो टंग में जो सलाइवा होते हैं, वाटर कंटेंट होते हैं, ये वाटर कंटेंट को वो ड्रग एब्जॉर्ब करेंगे और जैसे ही वो ड्रग वो वाटर को कंटेंट को टंग से एब्जॉर्ब करेंगे, वो दवाई क्या हो जाएगा, घुलने लग जाएगा हमारे टंग से और ईजिली हम लोग उसको इंजेस्ट कर लेंगे। तो ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स ये होते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट। तो कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स भी बोलो तो बात एक ही है। यहां पे मैंने एक बार देख लो, पहले इसका फिगर देख लो आप, ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का देखो, माउथ में रखते के साथ ही क्या वो देखो पिघल गया ना, पिघलना चालू हुआ दवाई, ये देखो सारा गल गया। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल रिलीज, तो यहाँ आप देख सकते हो कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स यहाँ दे रखा है 11th नंबर में। तो कंट्रोल रिलीज का मतलब वही है कि थोड़े टाइम पे रुक रुक के वो मेडिसिन एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंग्रेडिएंट एक्टिवेट होते जाएंगे और आपके बॉडी में वो मेडिसिन काम करते जाएंगे टाइम टू टाइम। तो देखो एक था हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट बोलो या फिर सस्पेंडेड रिलीज टैबलेट बोलो या फिर कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट बोलो, सब का बात लगभग एक ही है। घुमा फिरा के इंटरचेंजेबली हम टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। क्या बात आपको क्लियर हो गया? आगे पढ़ लेते हैं। तो कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एट अ प्रीडोमिनेंट रेट टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट ड्रग, वही बात है। नेक्स्ट है हमारा लेयर टैबलेट। लेयर टैबलेट का मतलब होता है कि इसमें जो टैबलेट्स बनाए जाते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर बनाए जाते हैं। क्या कह रहा है समझिएगा, कंटेन्स 2 और मोर लेयर ऑफ डिफरेंट ड्रग्स और फॉर्मुलेशन विच कैन डिजाइन टू रिलीज एट डिफरेंट टाइम्स और लोकेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो मैंने क्या किया कि एक टैबलेट्स लिया,
उस टैबलेट्स में अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया। लेट सपोज यहाँ मैं फिगर दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये लेयर्ड टैबलेट्स, यहाँ पे फिल्म कोटेड नहीं होगा, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। ये जो मैंने बनाया, मान लो ये लेयर्ड टैबलेट है, देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो एक हमारा जो है ऊपर में एक ड्रग लेयर हो गया और नीचे में पुश लेयर हो गया। ये क्या कह रहा है समझते हैं। ओके, ये क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट है ड्रग के, एक तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, इसको ब्लैक कलर से मैं नोट डाउन कराता हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला एक हिस्सा हमारा हो गया, इसमें जो ड्रग होंगे, ड्रग के मॉलिक्यूल वो अलग होंगे, और नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो देखो एक दवा दो अलग अलग ड्रग कंटेंट डाला हुआ है और दोनों अलग अलग जगहों पे जाके, हो सकता है कि ऊपर वाला पार्ट वाला ड्रग स्टमक में ही काम कर जाए और नीचे वाला पार्ट ऑफ द ड्रग जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करे। तो एक ड्रग में, सॉरी, एक टैबलेट्स में दो अलग अलग कंपोजिशन के ड्रग को मेंशन करा दिया गया ताकि अलग अलग साइट पे वो एक्शन करे। दैट इज कॉल्ड अ लेयर्ड टैबलेट। उसको लेयरिंग कर दिया गया अलग अलग टैबलेट्स को। समझ में आ रहा है? यानी कि एक ही टैबलेट्स में एंटीबायोटिक्स भी डाल दिया गया और एक ही टैबलेट्स में एंटीपायरेटिक्स भी डाल दिया गया, मतलब जो फीवर को कम भी करेगा और एज वेल एज एंटीबायोटिक के भी तरह काम कर सकते हैं। तो देखो एक दवाई के अंदर दो कंपोजिशन को मिक्स करके दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड अ लेयर्ड टैबलेट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांट टैबलेट्स। ऐसे टैबलेट जो होते हैं जो सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के नीचे, जैसे यहाँ पे आप ये रीजन में देख सकते हो, इसके भीतर से इम्प्लांट किया जाता है वैसे ड्रग को। तो क्या लिखा? डिजाइंड फॉर सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन स्लोली रिलीजिंग द मेडिकेशन ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड। तो हम आर्म के नीचे इसलिए इसको यूज़ करते हैं ताकि ये कॉस्मेटिक वाइज से हो, क्योंकि कई लोग जब इसको इम्प्लांट कराते हैं सबक्यूटेनियसली अंडर द आर्म्स, तो ये कॉस्मेटिक पर्पस से अच्छे नहीं दिखते। कहीं और करेंगे तो दिख जाएगा ना किसी को कि हाँ ये ड्रग को इम्प्लांट किया हुआ है, तो उसको दूसरे को ना दिखे और कॉस्मेटिक पर्पस से कि हमारी फिगर भी खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं उसको अंडर दिस आर्म हम लोग इंजेस्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांट टैबलेट्स, है ना। तो फिगर दिखा देता हूँ मैं इम्प्लांट टैबलेट्स को, देख सकते हो यहाँ पे आप फिगर देखो 13 नंबर, दिस वन दैट इज कॉल्ड, देख सकते हो ये अपर आर्म है, इस अपर आर्म में इम्प्लांट टैबलेट्स को यूज अप कर दिया गया, है ना। तो ये आप कहोगे सर ये तो टैबलेट्स है, नहीं कोई नहीं, टैबलेट्स भी आते हैं अलग अलग फॉर्म से और ये भी तो सॉलिड पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड टैबलेट्स। नेक्स्ट लास्ट हम लोग टैबलेट्स का पढ़ेंगे 14 नंबर, शुगर कोटेड टैबलेट्स। ऐसे टैबलेट्स जिस टैबलेट्स में शुगर की कोटिंग हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ड्रग हो सकता है ना खाने में कड़वा लग रहा हो तो शुगर की कोटिंग कर दिया ताकि थोड़ा सा टेस्ट में उसको अच्छा लगे। तो हैव अ शुगर लेयर दैट कैन मास्क द टेस्ट ऑफ द ड्रग, जो ड्रग के टेस्ट को झाँप सके। तो ये सारा मैंने फिगर आपको अच्छे तरीके से करा दिया है, आप चाहो तो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे जो है ना लेयर टैबलेट्स का एक और फिगर यहाँ पे दे दिया है, शुगर कोटेड का नहीं, लेयर टैबलेट्स का। देखो लेयर टैबलेट्स में सबसे अंदर में क्या है, एक है हमारा, पेन चेंज करने दो, एक है सबसे अंदर में सील टैबलेट कोर, मतलब सबसे अंदर वाला होगा वो सील टैबलेट होगा। उसके बाहर लेयर, ये नंबर 1 बार डाल दिया मैंने, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1 वाले को हम लोगों ने बोला सील टैबलेट कोर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सब कोटिंग, तीसरे को बोल रहे हैं अपन, एक मिनट, तीसरे को बोल रहे हैं स्मूथिंग, चौथे को बोल रहे हैं अपन कलरिंग, और पांचवा जो हमारा पॉलिशिंग। तो ये ड्रग को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सबसे बाहर में पॉलिश रहेगा ड्रग के, उसके बाद कलर एजेंट डाला जाएगा उस ड्रग में, उसके अंदर में स्मूथ पार्ट होगा ड्रग का, उसके बाद दैट इज कॉल्ड अ सब कोटिंग पार्ट, एंड लास्ट में सील टैबलेट कोर। देखो अंदर में ये टैबलेट सील है येलो कलर का, तो देखो टैबलेट से अंदर में सीलिंग कोट, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से लेयर्ड टैबलेट हो गए, अलग अलग जगह पे ये सिस्टम पे अलग अलग जगह पे डिजोल्व होते जाएगा। स्टमक में जाएगा तो हो सकता है कि सील टैबलेट्स कोर जो है वो डिजोल्व हो जाएगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो सपोज सब कोटिंग वाला डिजोल्व होगा। तो इस तरीके से मेडिसिन को तैयार किया जाता है। तो आई होप सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स कह सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आप इसका अच्छे से फोटो लेके अच्छे से पढ़ सको आप। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैबलेट जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिए टोटल 14 टाइप्स के। आई होप सो ये टैबलेट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी टर्म अगर SR लिखा रहे इसका मतलब सस्टेन्ड रिलीज होता है, ER रहे इसका मतलब एक्सटेंडेड रिलीज होता है, और CR रहे तो कंट्रोल रिलीज होता है। तो ये टर्म्स का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म का। सो आई होप सो टैबलेट्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग कैप्सूल की बात करेंगे, और कैप्सूल जो है वो डिफरेंट टोटल 6 टाइप के कैप्सूल है, उसके भी मैंने फिगर आपको बना रखे हैं, और इसको मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करूंगा ताकि ये लेंदी ना हो जाए और काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हो जाए। तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर नंबर 5 का यहाँ पे एंडिंग होता है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा विथ फिगर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।